हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम्स के जो जनरल पेपर है उस सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में यह हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर्स में हमने हायर एजुकेशन सिस्टम्स को कंप्लीट किया और टीचिंग एटीट्यूड को हम स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ में हमारा टीचिंग एटीट्यूड का पहला लेक्चर हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है मतलब जो बालक है उसके क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अधिगमकर्ता के गुण एवं विशेषताएं। आज हम जो लर्नर है, लर्नर मतलब अधिगमकर्ता के गुणों एवं विशेषताओं पर डिस्कशन करेंगे। तो जो अधिगमकर्ता होता है वह कौन होता है? जिसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता कहते हैं। जैसे कि एक शिक्षण प्रक्रिया में टीचर और स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट क्या है वहाँ पर? लर्नर है, मतलब अधिगम करता है। स्टूडेंट के व्यवहार में शिक्षक जो है सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार अधिगमकर्ता होता है। आज के इस लेक्चर में हम अधिगमकर्ता के गुणों एवं विशेषताओं को निम्नलिखित पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण रहेगा। दूसरा मूल प्रवृत्तियाँ रहेगी। तीसरा संवेग एवं स्थायी भाव रहेगा। चौथा खेल एवं खेल आधारित प्रणाली रहेगी। पांचवा बाल अभिवृद्धि एवं विकास रहने वाला है। छठवां प्रेरणा रहने वाली है। सातवां आदत एवं थकान रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक वंशानुक्रम एवं वातावरण से। हमारा पहला है वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसमें वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। जो माता पिता से जो बालक को प्राप्त होते हैं गुण, उनको हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम जो बालक है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है देखते हैं। जो वंशानुक्रम है वह बालकों को शारीरिक प्रबल एवं दुर्बलता के लिए उत्तरदायी होता है। जो वंशानुक्रम है बालकों के शारीरिक प्रबलता एवं दुर्बलता के लिए उत्तरदायी होता है तथा मानसिक प्रबलता एवं दुर्बलता के लिए भी स्थायी दुर्बलता के लिए भी क्या होता है? यह रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बालक शारीरिक रूप से बहुत प्रबल होते हैं, कोई दुर्बल होते हैं, कोई मानसिक रूप से प्रबल होता है और कोई दुर्बल होता है। ये सभी क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव है। यह बच्चे के जो है लर्निंग की जो कैपेसिटी है उसको प्रभावित करती है। शारीरिक प्रबलता भी प्रभावित करती है और मानसिक प्रबलता दुर्बलता भी बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को प्रभावित करती है। ठीक है। और इस नेक्स्ट सेक्शन में हम वातावरण के प्रभाव को देखेंगे और जो बालकों के वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, जो बालक होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम होता है। जो बालक के टोटल जो डेवलपमेंट होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण के परिणाम के स्वरूप होता है। हम बालक के लिए अनुवांशिकता और वातावरण को सेम महत्व देते हैं। बालक के विकास के लिए अनुवांशिकता का जितना महत्व होता है उतना ही वातावरण का भी महत्व होता है और ये दोनों पृथक भी नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्लॉट में ग्राफ मिलता है जिसमें बालक, अनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम होता है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण का प्रभाव। जो लर्नर है उस पर वातावरण का किस प्रकार से प्रभाव रहता है तो देखते हैं। अधिगमकर्ता को वातावरण निम्नलिखित रूप से प्रभावित करता है। जो वातावरण है वह लर्नर को किस प्रकार से प्रभावित करता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास। जो बालक है उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास का वातावरण का भी प्रभाव रहता है। मानसिक विकास के लिए भी वातावरण रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रजाति की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जैसे कि किसी बालक के घर में अच्छे विद्वांस हैं तो उनका भी प्रभाव प्रजाति की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। बौद्धिक योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का। अनाथ बालकों पर अलग प्रभाव पड़ता है वातावरण का। जुड़वा बालकों पर भी प्रभाव पड़ता है वातावरण का। बालकों पर बहुमुखी प्रभाव, बालकों पर बहुत दिशाओं से प्रभाव पड़ता है वातावरण का। तो इसी प्रकार से हमें हमारा जो बालक को उसका वंशानुक्रम और वातावरण पर प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जो वातावरण और वंशानुक्रम है उसके संबंध, सापेक्षिक संबंध को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो बालक है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। हमारा जो कोई भी बालक होता है वह बालक जो है वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम होता है। दूसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अपृथकता, मतलब हम बालकों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण को पृथक पृथक नहीं जान सकते हैं। तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का एक समान महत्व। जो बालक के विकास है उसके लिए वंशानुक्रम और वातावरण का एक समान महत्व होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की परस्पर निर्भरता। बालक के विकास में जो वंशानुक्रम है वह वातावरण पर निर्भर करता है और जो वातावरण है वह वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है। पांचवा है हमारा वंशानुक्रम प्रभाव तथा वातावरण प्रभाव के मध्य विभेद असंभव।
अगर आप किसी बच्चे के विकास में अगर वंशानुक्रम के प्रभाव को और वातावरण के प्रभाव को अलग-अलग करना चाहें तो यह पॉसिबल नहीं है, इनके मध्य विभेद कर पाना असंभव है। छठवां है हमारा वंशानुक्रम एक आधारभूत पूंजी है। जो बालक का वंशानुक्रम होता है वह एक आधारभूत आधारभूत पूंजी के रूप में जाना जाता है। जैसे कि कोई बालक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है लर्निंग में भी और हेल्थ में भी, तो वो क्या है उसकी आधारभूत पूंजी हो गई दूसरे कंपेयर में जो बालक मानसिक रूप से रोगी है या फिर दुर्बल है उसके कंपेयर में, तो इस वंशानुक्रम को हम एक आधारभूत पूंजी भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक। जो शिक्षक की दृष्टि से, अब हम बालक के लिए तो वैसा प्रभाव पड़ता है, अब हम शिक्षक की दृष्टि से देखते हैं कि बालकों में वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। और इसे हमें जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बालक में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, क्योंकि अगर हम बालक के बारे में नहीं जान पाएंगे तो उसके टीचिंग में, उसे सिखाने में हम उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर हम बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण को जान पाएंगे तो हम उसको उतने अच्छे तरीके से टीच कर सकते हैं। तो उसके लिए वंशानुक्रम का प्रभाव टीचर की दृष्टि से जो बालक का वंशानुक्रम है उस पर बालक का वंशानुक्रम है उस वंशानुक्रम का बालक पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है उसे हम देखते हैं। वंशानुक्रम का महत्व शिक्षक की दृष्टि से, पहला है शारीरिक विभिन्नताओं का ज्ञान। इससे हमें वंशानुक्रम से हमें क्या पता चलता है कि बालकों में किस प्रकार से क्या क्या शारीरिक विभिन्नता है उसके बारे में पता चलती है। जन्मजात क्षमताओं में अंतर का ज्ञान होता है क्योंकि हर बालक जन्म से एक समान नहीं होता है। लैंगिक भेद का ज्ञान होता है। बाल विभिन्नताओं के संदर्भ में ज्ञान होता है। शिक्षा योजना निर्माण करने में यह सहायक होती है। बालकों के सीखने में अंतर होता है। बालकों की मूल प्रवृत्तियों में अंतर होता है। बालकों की मूल प्रवृत्ति में सभी में अंतर होता है। मूल प्रवृत्ति क्या है हम आगे देखेंगे। पीढ़ियों में होने वाले अनुवांशिक, जो पीढ़ियों में अनुवांशिकता होता है उसके बारे में हमें जानने को मिलती है। और परिवर्तनों का ज्ञान होता है कि वंशानुक्रम में बालक में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, इसे हम जान सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो वातावरण का महत्व है, शिक्षक की दृष्टि से जो बालक में वातावरण का महत्व है उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। बालकों पर परिवार के प्रभाव का ज्ञान। अगर आप शिक्षक हैं तो उसके बालक के वातावरण से क्या जान सकते हैं, बालकों में जो परिवार का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है उसको जान सकते हैं। बालक पर अन्य सामाजिक अभिकरणों का प्रभाव पड़ता है, जो सामाजिक अभिकरण है उनका भी बालकों पर प्रभाव पड़ता है, इसे हम जान सकते हैं। बालकों के लिए उचित वातावरण का ज्ञान, इससे हम बालकों के लिए उचित वातावरण का बना सकते हैं या फिर जानकर ही हम उचित वातावरण तैयार कर सकते हैं ताकि वह अच्छा सीख सके। बालकों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, जो बालक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमें वातावरण से ज्ञान मिलती है। बालकों के चारित्रिक निर्माण की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान, बालक की जो चरित्र निर्माण है उसके क्या क्या संभावनाएं हैं उसका विश्लेषणात्मक ज्ञान इससे हमें मिलता है। बालकों के संपूर्ण समाजीकरण का ज्ञान, जो बालक है उसके समाजीकरण के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिलता है। विद्यालय को लघु समाज के रूप में तैयार करने में यह सहायक होता है। विद्यालय को एक लघु समाज, मतलब विद्यालय में एक सामाजिक वातावरण तैयार करने से क्या होगा कि सभी छात्र एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और जो लर्निंग है वह लर्निंग जो है इंटरेस्टिंग बन पाएगी। इसलिए इस प्रकार से जो वातावरण है वह वातावरण के जो बच्चे पर प्रभाव है वह शिक्षक की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा मूल प्रवृत्ति। फर्स्ट पॉइंट हमने वातावरण और अनुवांशिकता देख लिया, हमारा दूसरा आता है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति को मैकडूगल ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया देखते हैं। मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है, परंपरागत है और जन्मजात प्रवृत्ति है। ठीक है, जो प्राणियों को किसी वस्तु को देखने, जो क्या करता है किसी प्राणियों को किसी वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करता है। मूल प्रवृत्ति बेसिकली क्या है कि जैसे आपके सामने कोई शेर आ जाता है तो आपके मन में क्या होगा, भय होगा। उसके बाद आप भय होगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वहाँ से भाग जाएगा। ये क्या है आपका, वहाँ से भाग गए, ये क्या है आपकी मूल प्रवृत्ति है। यह क्या होती है आपके बचपन से, जन्म से होती है। ठीक है, और इसका धीरे धीरे आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो मूल प्रवृत्ति का भी विकास होते जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मूल प्रवृत्ति को हम कैसे परिभाषित करते सकते हैं। यह एक जन्मजात मानव शारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना यहाँ पर क्या हुई, आपको शेर देखने पर आपको क्या लगा, भय लगा। यह आपकी क्या हो गई,
संवेगात्मक उत्तेजना हो गई, इसको आपने अनुभव किया, उससे संबंधित एक विशेष ढंग से, फिर उससे संबंधित आपने एक विशेष ढंग से कार्य किया, मतलब वहाँ से भाग गए, तो यह क्या है, आपकी मूल प्रवृत्ति है, जो कि आपके जन्म से आपके साथ में होती है। ठीक है, इस प्रकार से मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके देख लेते हैं। मूल प्रवृत्ति पहला है जन्मजात होती है, याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति हमारा जन्मजात होती है। दूसरा प्रयोजनात्मक होती है, प्रयोजनात्मक होती है। तीसरा समस्त जीवों में उपस्थित रहती है, समस्त जीव, चाहे वह पेड़ पेड़ चाहे वह पशु पक्षी हो या फिर मनुष्य हो, सभी में जो मूल प्रवृत्तियां हैं पाई जाती है। संवेग से संबंधित होता है, संवेग से संबंधित होता है मतलब किसी चीज़ को डर देखने के बाद उससे रिलेटेड जो जो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम संवेग कहते हैं। तो यह संवेग से संबंधित होती है। आप अगर आपके मन में कोई भाव उत्पन्न ही नहीं होगा तो आप रिएक्शन उसके लिए करेंगे ही नहीं। इस प्रकार से यह संवेग से संबंधित होती है। आदतों में विभिन्नता प्रकट करती है। अब हर व्यक्ति भाग जाए ऐसा तो हो है नहीं, अगर कोई दूसरी घटना हो तो हर व्यक्ति का रिएक्शन एक जैसा होगा ऐसा तो नहीं होता ना, सभी का रिएक्शन कुछ अलग अलग होता है। यह क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके आदतों में विभिन्नता को प्रकट करता है। मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रदत्त लाभप्रद होता है, मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रदत्त लाभप्रद होता है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति में जो प्रदत्त हमें मिलता है वह लाभप्रद होता है। जैसे शेर आया, आप भाग गए, यह आपके लिए लाभप्रद हुआ ना, ताकि आप शेर से बच सकते हैं। अगर वहीं पर रहते तो शेर आपको खा जाता। इस प्रकार से मूल प्रवृत्ति हमारे द्वारा क्या लिए लाभप्रद होती है। संशोधित होती रहती है, जैसे जैसे आपका विकास होता है वह संशोधित होती रहती है। ठीक है, अब विलियम मैकडूगल कौन थे? एक व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति का वर्णन अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी 1908, जो इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी है मैकडूगल की पुस्तक, इसी पुस्तक में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल की पुस्तक है जिसमें मूल प्रवृत्तियों के बारे में जिक्र किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति और उससे जुड़े संवेग क्या क्या हैं। हमारे कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं और उससे जो क्या क्या संवेग जुड़े हुए हैं उसे देखते हैं हम। हमारा जो एक संवेग पलायन हम कब करते हैं, जब हमारे मन में भय होता है। तो इस प्रकार से एक संवेगात्मक भय से, जैसे शेर वाला एग्जाम्पल लिया, शेर देखने से भय हुआ तो हम भाग गए, यह हमारी मूल प्रवृत्ति हमारी भागना हो गई, और हमारे मन में जो संवेग उत्पन्न हुआ वह है भय। इसी प्रकार मन में संवेग उत्पन्न होता है क्रोध, तो इसे हम मूल प्रवृत्ति होती है जुगुप्सा होती है। अगर किसी के लिए घृणा होती है तो निवृत्त, तो उससे दूर जाने का प्रयास करते हैं, रिपल्सिव करते हैं। और किसी के लिए वात्सल्य होता है तो शिशु रक्षा, अगर हमारे मन में वात्सल्य उत्पन्न हो रहा है तो हम शिशु रक्षा से की प्रवृत्ति होती है। अगर कष्ट हो रहा है तो शरणागति, कष्ट होती है हमारे मन में तो हम किसी की शरणागति लेते हैं, कामुकता के लिए काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूल प्रवृत्तियां हैं। नेक्स्ट है आश्चर्य होने पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अधीनता पर आत्महीनता का अनुभव होता है। श्रेष्ठता की भावना से आत्म प्रदर्शन करते हैं हम। एकाकीपन से सामूहिकता प्रदर्शन करते हैं। भूख लगती है तो भोजनान्वेषण करते हैं, खाना खाते हैं। अधिकार की भावना पर संग्रह करते हैं। रचना की आनंद मिलती है तो रचना करते हैं। आमोद पर हंसी करते हैं, अगर आपको किसी ने जोक सुना दिया तो आप हंस पड़ते हैं। यह संवेग क्या हो गया, आमोद संवेग हो गया, और हंसना आपका मनोप्रवृत्ति हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आप मनोप्रवृत्ति को जान गए। अब हमारा नेक्स्ट है मनोप्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। मनोप्रवृत्तियों का जो है आपके शिक्षण में किस प्रकार से महत्व है, इसको देखते हैं हम। पहला है हमारा प्रेरणा प्रदान करना। जो मनोप्रवृत्ति है वह शिक्षण में प्रेरणा प्रदान करती है। रुचि की पहचान करना, यह रुचि की पहचान करती है। ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है। रचनात्मक कार्यों में सहायक होती है। व्यवहार परिवर्तन में भी सहायक होती है। चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। अनुशासन में सहायक होती है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार से जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसका शैक्षिक महत्व है कि यह प्रेरणा प्रदान करती है, रुचि की पहचान करती है, ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है, रचनात्मक कार्यों में सहायक होती है, व्यवहार परिवर्तन में सहायक होती है, चरित्र निर्माण में सहायक होती है, अनुशासन में सहायक होती है, और पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा चरण है। अभी अभी तक हमने अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव देखा, उसके बाद मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव देखा। अब संवेग एवं स्थायी भाव का प्रभाव देखते हैं। संवेग क्या है, इमोशन, जैसे कि, और स्थायी भाव सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो संवेग आप जान गए, किसी चीज़ को देखने से आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे इमोशन कहते हैं।
इसे इमोशन कहते हैं। इसी प्रकार सेंटिमेंट स्थायी भाव, हर संवेग के साथ में एक स्थायी भाव निहित होता है, उसे स्थायी भाव हमारे मन में निहित होते हैं। संवेग, संवेग क्या है? संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दशा है। संवेग को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो संवेग है वह प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दशा है। यह उत्तेजित हो, किसी चीज को देखने पर मन का में उत्तेजना उत्पन्न होती है, और यह मनोवैज्ञानिक भी होती है, और यह शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है। जिसमें क्या होती है, हमारी शारीरिक क्रियाएं बढ़ती है और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है। ऐसा किसने परिभाषित किया है? किम्बल यंग ने इस प्रकार से जो संवेग है उसको परिभाषित किया है। और जो रास है, उन्होंने स्थायी भाव को किस प्रकार से परिभाषित किया है? स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन है। हमारे मानसिक ढांचे में, मतलब मस्तिष्क में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां संगठित है, उनके अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन, जो प्रवृत्तियां हैं उनके संगठन को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। जो मन के अंदर जो प्रकार की प्रवृत्तियां निहित है उनके संगठन को हम स्थायी भाव कहते हैं। ऐसा कहा है रास ने, और किम्बल यंग ने संवेग को परिभाषित किया है। और रैक्स एवं नाइट ने भी इसे परिभाषित किया है कि स्थायी भाव किसी वस्तु के प्रति अर्जित संवेगात्मक प्रवृत्तियों और भावनाओं का संगठन मात्र है। जो हमारा स्थायी भाव है, किसी वस्तु के प्रति हमारा जो अर्जित संवेग है, किसी वस्तु को देखने से जो हमारे मस्तिष्क में संवेग उत्पन्न होता है, संवेगात्मक प्रवृत्ति और भावना, जो संवेगात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इमोशन उत्पन्न होता है, और जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उसके संगठन को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। ऐसा परिभाषित किया रेक्स एवं नाइट ने। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। संवेग जो है किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से परिभाषित करता है, देखते हैं। संवेग पहला क्या करता है? व्यवहार को संगठित करता है, व्यवहार को शक्ति प्रदान करता है, संवेग दिशा निर्देश करता है, व्यवहार को लक्ष्य भेदी बनाता है, लक्ष्योनुरूप उत्तेजित करता है। जो हमारा संवेग है, किसी चीज़ को देखने से हमारे मन में जो संवेग मतलब इमोशन उत्पन्न होते हैं, वह क्या करता है? व्यवहार को संगठित करता है, व्यवहार को शक्ति प्रदान करता है, व्यवहार को दिशा निर्देशित करता है, व्यवहार को लक्ष्य भेदी बनाता है, और व्यवहार को लक्ष्य अनुरूपी उत्तेजित करता है। और जो संवेग है, मतलब क्या इमोशन है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं हम। संवेग की पहली विशेषता तीव्रता है, इंटेंसिटी होती है, इसमें व्यापकता होता है, यूनिवर्सलिटी होती है, व्यक्तिगतता होती है, मतलब इंडिविजुअलिटी होती है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफरेंस होता है, मानसिक दशा में परिवर्तन होता है, मनोदैहिक परिवर्तन होता है, और बाह्य शारीरिक परिवर्तन होता है। हमारे जो संवेग है उससे हमें तीव्रता मिलती है, व्यापकता बढ़ती है, व्यक्तिगतता बढ़ती है, स्थानांतरण होता है, मानसिक दशा में परिवर्तन होता है, मनोदैहिक परिवर्तन होता है, और बाह्य शारीरिक परिवर्तन भी हमें संवेग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा स्थायी भाव के प्रकार। अब हमारा जो सेंटिमेंट्स है, हमने संवेग के बारे में देख लिया, अब थोड़ा सेंटिमेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। स्थायी भाव के प्रकार, यह 5 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। हम पहला साधारण स्थायी भाव, दूसरा जटिल स्थायी भाव, तीसरा मूर्त स्थायी भाव, चौथा अमूर्त स्थायी भाव, पांचवा नैतिक स्थायी भाव। तो इसके प्रकार को आप याद रखिएगा। साधारण स्थायी भाव, जटिल स्थायी भाव, मूर्त स्थायी भाव, अमूर्त स्थायी भाव और नैतिक स्थायी भाव। नेक्स्ट है हमारा स्थायी भाव की विशेषताएं। जो स्थायी भाव हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है उसको देख लेते हैं। स्थायी भाव अर्जित किए जाते हैं। जो स्थायी भाव है वह संवेग और संवेगात्मक प्रवृत्ति के और भावनाओं के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, और यह मानसिक रचनाएं हैं, इसमें फिजिकल रचनाएं नहीं शामिल होती हैं, इसे हम सिर्फ मानसिक रचनाएं हैं। मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार की होती है। यह व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व हैं। जो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा उसके लिए उसकी स्थायी भाव सेंटिमेंट्स हैं वह आधारभूत तत्व माने जाते हैं। व्यक्ति के व्यवहार को यह प्रेरित करता है, व्यक्ति के व्यवहार को यह निर्देशित करता है, व्यक्ति के व्यवहार को यह नियंत्रित करता है, व्यक्ति में इनके साथ साथ इच्छाओं का समावेश रहता है, इसके अनुभव भी समाहित रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो स्थायी भाव है उसकी ये सब भी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा चौथा है हमारा खेल एवं खेल आधारित प्रणाली। जो खेल है और खेल आधारित प्रणाली है वह बच्चे के शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसे हम देखेंगे। खेल बालकों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जो खेल है बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मतलब वह बच्चा जो है खेल खेलता ही है, वह उसके स्वभाव में होता है। खेल एक स्वयं की खुशी के लिए किए जाने वाली प्रक्रिया है। जो खेल है वह स्वयं की खुशी के लिए किए जाने वाली प्रक्रिया है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। वास्तव में खेल का एक निरुद्देश्य प्रक्रिया है। जो खेल है वह एक निरुद्देश्य प्रक्रिया है, जो जिसका कोई उद्देश्य नहीं रहता।
ठीक है, इसका निरुद्देश्य प्रक्रिया है। यह क्यों खेला जाता है? स्वयं को खुशी प्रदान करने के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि अभी जो क्रिकेट खेले जाते हैं उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो जन्म है वह निरुद्देश्य से हुआ है, लेकिन अभी इसके बहुत सारे उद्देश्य बना लिए गए हैं। खेल की परिभाषा, खेल को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? जो क्रो एंड क्रो है उसके उनके अनुसार जो खेल को उस क्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। तो क्रो एवं क्रो ने परिभाषित किया है कि खेल एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। तो इस प्रकार खेल को क्रो एंड क्रो ने परिभाषित किया है। इसी प्रकार हर्लक के अनुसार जो खेल है वह अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया को जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए किया जाता है उसे खेल कहते हैं। जो हर्लॉक है उन्होंने परिभाषित किया है कि अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना जो भी क्रिया उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए किया जाता है उसे खेल कहते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य, अभी खेल का उद्देश्य तो अभी वर्तमान में पूरा बदल ही गया है, क्योंकि परिणाम के लिए सभी खेल खेले जाते हैं, ना कि खुद की खुशी के लिए। तो इस प्रकार से हर्लॉक और क्रो ने खेल को हमारा खेल का सिद्धांत, खेल के कुछ सिद्धांत हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। जो खेल होता है उससे हमें अतिरिक्त शक्ति की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से खेल के लिए अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत होता है। पूर्व अभिनय का सिद्धांत, इसमें पूर्व अभिनय का सिद्धांत होता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जो खेल है उसमें बार बार पुनरावृत्ति होती है, इस प्रकार से पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। चौथा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। जो खेल है उसमें मूल प्रवृत्ति के अनुसार होता है, इस प्रकार से मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। पुनः प्राप्ति का सिद्धांत, इसमें पुनः प्राप्ति का सिद्धांत होता है। और परिष्कार का सिद्धांत, जो खेल है उसमें परिष्कार का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है हमारा खेल विधि आधारित शिक्षण विधियाँ। ऐसी कौन कौन सी विधि हैं जो खेल विधि पर आधारित हैं? तो डिस्कस करते हैं खेल आधारित शिक्षण विधियाँ। हमारा पहला है किंडरसन विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, तीसरा है ह्यूरोस्टर विधि, चौथा है प्रोजेक्ट विधि, पांचवा है डाल्टन विधि, छठवां है बेसिक शिक्षा, सातवां है विनेटिका योजना। इसमें से हम ह्यूरोस्टर विधि जो इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कशन हमारे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, और बाकी के बारे का नाम बस याद रखिए। किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ह्यूरोस्टर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, बेसिक शिक्षा और विनेटिका योजना। ठीक है, इस प्रकार से खेल आधारित शिक्षण विधियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा पॉइंट है हमारा बाल अभिवृद्धि एवं विकास। जो चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वह भी शिक्षण को किस प्रभावित करता है। इस प्रकार हम हमारे पांचवा पॉइंट बाल अभिवृद्धि एवं विकास, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बात करेंगे। बालक के शरीर एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। जो ग्रोथ है, बालक के शरीर एवं व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट अलग है ना, बालक के शरीर एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम अभिवृद्धि कहते हैं, यह ग्रोथ कहते हैं। इसे फ्रैंक ने परिभाषित किया है। इसी प्रकार से विकास क्या है? विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योजनाएं जन्म लेती है, इसमें अभिवृद्धि निहित होती है। जो अभी विकास के फलस्वरूप क्या होता है, जो बालक है उसमें नवीन विशेषताएं उत्पन्न होती है और नवीन योजनाएं जन्म लेती है। नए नए विशेषता होते हैं, उत्पन्न होते जाते हैं और नई योजनाएं उनके मन में जन्म लेती जाती है। इसमें अभिवृद्धि निहित होती है। इसमें जो है अभिवृद्धि के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो विकास है वह डेवलपमेंट है वह ग्रोथ के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार से हर्लॉक ने ग्रोथ को डेवलपमेंट को परिभाषित किया है, और जो फ्रैंक ने सिर्फ ग्रोथ को परिभाषित किया। इस प्रकार से हमारा बाल अभिवृद्धि एवं विकास है। देखते हैं अब यहाँ बाल अभिवृद्धि एवं विकास में किस प्रकार से हम भेद कर सकते हैं। यह निश्चित हमारा जो ग्रोथ है, अभिवृद्धि है, वह निश्चित आयु तक जारी रहता है। जैसे कि बच्चे का बढ़ना 20 साल 21 साल तक होता है, उसी प्रकार से यह अभिवृद्धि जो है बच्चे की निश्चित आयु तक जारी रहती है। लेकिन जो विकास है वह बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जारी रहता है, और यह परिणात्मक परिवर्तन होता है। इसमें परिणात्मक परिवर्तन होता है, मतलब बच्चे अगर कोई बढ़ गया है तो वह छोटा नहीं हो सकता है, उसमें कुछ परिणाम हमें मिलता है। परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। यह सिर्फ बच्चे का बढ़ना उसके बच्चे के गुण में परिवर्तन को शो नहीं करता है, लेकिन विकास में क्या होता है, परिणात्मक भी होता है और यह गुणात्मक भी होता है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। मापन योग्य है, जो अभिवृद्धि है वह मापा जा सकता है। जैसे बच्चे का हाइट बढ़ना, उसे तो हम माप सकते हैं। यह अनुभवजन्य है, मतलब बच्चे के जो मानसिक दशा है उसमें किस प्रकार से विकास हो रहा है उसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसे माप तो नहीं सकते क्योंकि मस्तिष्क को मापने का तो कोई यंत्र है नहीं।
केवल दृश्य शारीरिक परिवर्तन है, यह दृष्टव्य होता है। जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह दृष्टव्य होता है। यह संपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन यह दृष्टव्य नहीं होता है, यह अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार से अभिवृद्धि और विकास में हमने भेद कर लिया। अब देखते हैं कि अभिवृद्धि और विकास के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है। जो अभिवृद्धि और विकास है उसके आधारभूत क्या क्या सिद्धांत है। इसमें पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। इससे में क्या होता है, निरंतर विकास होता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास में विभिन्न गतियाँ होती है उनका सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, विकास किस प्रकार क्रम में होता है उसका सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत, वह किस दिशा में होता है उसका सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य एवं विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण की अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत। इस प्रकार से अभिवृद्धि एवं विकास के इतने सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकास के पक्ष, एस्पेक्ट। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वह उसके क्या क्या पक्ष हो सकते हैं। एक शारीरिक पक्ष, शारीरिक विकास मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होता है। दूसरा मानसिक मेंटल डेवलपमेंट होता है। तीसरा सोशल डेवलपमेंट होता है। चौथा संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट होता है। पांचवा चारित्रिक विकास कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। ये इसे आप पांच जो विकास के पक्ष हैं उसे आप याद कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकास की जो अवस्थाएं हैं। जो बच्चा जन्म लेता है उसमें किस प्रकार से विकास की क्या कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसको देखते हैं, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक। पहला आता है हमारा शैशवावस्था, जो बर्थ लेकर जन्म, बच्चे के जन्म से लेकर के 5 साल तक होता है। यह जन्म से लेकर 5 साल तक बॉय एवं गर्ल दोनों में एक जैसे होता है। दूसरा आता है बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है लड़कों में, और जो लड़कियां हैं उनमें 6 से 10 वर्ष के बीच में होती है। तीसरा अवस्था आता है हमारा किशोरावस्था, जिसमें लड़कों में यह 13 से 18 वर्ष के बीच में होता है, और जो लड़कियां हैं उनमें यह 11 से 17 वर्ष के बीच में होता है। जो प्रौढ़ावस्था है, चौथा अवस्था प्रौढ़ावस्था है, वह लड़कों में 19 से 64 वर्ष की उम्र तक होता है, और जो गर्ल्स है उसमें 18 से 64 वर्ष के बीच में होता है। पांचवा है हमारा वृद्धावस्था, जो कि 65 वर्ष से डेथ के बीच की अवस्थाएं हैं, और यह बॉयज एंड गर्ल दोनों में एक जैसे होते हैं। इस प्रकार से जो विकास की 5 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब हम इन सभी अवस्थाओं पर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शैशवावस्था से। जो शैशवावस्था है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला शैशवावस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 साल के बीच होता है, और दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 साल से 5 वर्ष के बीच में होता है। तो अधिगम के लिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, अधिगम की आदर्श अवस्था। मतलब जो अधिगम है उसकी आदर्श अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था को। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को जैसा सिखाया जाता है वह वैसा सीख जाता है, इसलिए इस अवस्था को अधिगम की आदर्श अवस्था कहते हैं। इसके लिए बच्चों में उचित मतलब अच्छे आदर्श के लिए बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या उसमें उपाय करने चाहिए। पहला है हमारा बच्चे को उचित वातावरण देना चाहिए, आदतों का प्रशिक्षण करना चाहिए। इसी एज में, शैशवावस्था के एज में हम बच्चों में अच्छी अच्छी आदतें डाल सकते हैं। खेल खेल में अधिगम, खेल के माध्यम से उसे सिखाना का प्रयास करना चाहिए। अंग संचालन के माध्यम से अधिगम, अंग संचालन करके उसके कुछ कुछ सिखाना चाहिए। चित्र और कहानियों के द्वारा अधिगम, जो चित्र और कहानी है उसके द्वारा हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। इस प्रकार से शैशवावस्था है। उसके बाद दूसरा अवस्था है हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जो 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है, और इसको अधिगम दृष्टि से अनोखा काल कहते हैं। इस अवस्था को अधिगम दृष्टि से अनोखा काल कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेता है, इसलिए इस अवस्था को अधिगम की अनोखा काल कहा जाते हैं। इसमें हमें अच्छे अधिगम के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। भाषा विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, रुचिकर शिक्षण विधियाँ बनानी चाहिए। बच्चे इस एज में जिज्ञासु होते हैं, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। रचनात्मक हेतु और अधिगम हेतु प्रावधान होना चाहिए। क्रियात्मक खेल विधि युक्त अधिगम व्यवस्था करनी चाहिए। प्रेम एवं सहानुभूति पर आधारित अधिगम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष के बीच होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, इसे अधिगम का कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को ही अधिगम का कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है अधिगम की दृष्टि से। इसके में क्या हमें अच्छे विकास के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शारीरिक विकास के लिए शिक्षण अधिनियम बनाना चाहिए। जो बच्चे के शारीरिक विकास है उसके लिए हमें
शिक्षण अधिगम बनाना चाहिए। सामाजिक संबंधों के उन्नयन हेतु शिक्षा, जो सामाजिक संबंध है उसके बढ़ावे के लिए हमें शिक्षा देनी चाहिए। व्यावसायिक तैयारी है तो शिक्षा देनी चाहिए, जो छात्र है उसमें व्यावसायिक तैयारी के लिए शिक्षा देनी चाहिए। यौन शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए और अपराध वृत्ति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए किशोरावस्था में अच्छे अधिगम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रौढ़ावस्था। यह प्रौढ़ावस्था 19 से 65 वर्ष की उम्र में आती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, मध्य और उत्तर प्रौढ़ावस्था। और इस अवस्था में को सामाजिक विकास का अवस्था कहा जाता है। जो प्रौढ़ावस्था होता है उसे सामाजिक विकास का अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वह समाज से ज़्यादा जुड़ जाता है, इस प्रकार से उसको उसमें सामाजिक विकास होता है। पाँचवा है हमारा और वृद्धावस्था। तो 65 वर्ष से जो जितना उम्र तक मनुष्य जीवित रहता है उस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में उसका विकास तो नहीं के बराबर होता है, लेकिन मानसिक विकास तो नहीं के बराबर होता है और ग्रोथ तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 5वां पॉइंट है हमारा प्रेरणा। जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वह बच्चे के शिक्षण को किस प्रकार प्रभावित करता है, देख लेते हैं। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा बाल व्यवहार का एक प्रमुख घटक है जो उसके दैनिक जीवन के किसी व्यवहार को आरंभ करने, उसे निरंतर जारी रखने तथा अंतिम नियमित करने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। प्रेरणा क्या है? जो बच्चे के बाल व्यवहार में एक प्रमुख घटक होता है जो उसके दैनिक जीवन के किसी व्यवहार को आरंभ करे। वह क्या करता है? उसके मान लो एक स्टूडेंट है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, वह चलना स्टार्ट करता है। उसके बाद में वह जिस फील्ड में चलना स्टार्ट करता है उससे प्रेरणा मिलती है, उससे कुछ किसी दूसरे से उस फील्ड में जो चल चुके हैं उनसे वह मोटिवेशन लेता है, मोटिव होता है, प्रेरणा मिलती है, जिससे वह लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और उस लक्ष्य को वह प्राप्त करता है। इस प्रकार बच्चे में आवश्यकता पहले होती है, उसके बाद में वह धीरे से चलना स्टार्ट करता है, फिर उसे किसी से मोटिवेशन मिलता है, फिर वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार जो प्रेरणा है वह बच्चे के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक सहायक तत्व है, बहुत ज़्यादा सहायक तत्व है। नेक्स्ट है हमारा प्रेरणा एवं बाल व्यवहार। जो प्रेरणा है और बाल व्यवहार है वह किस प्रकार से संबंधित है, देखते हैं। जो प्रेरणा है बाल व्यवहार में परिवर्तन कर देता है, चरित्र निर्माण में सहायक होता है, अवधान केंद्रीकरण में सहायक होता है, मानसिक विकास में योगदान देता है, रुचियों के विकास में सहायक होता है, अनुशासन की भावनाएं लाता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, अधिगम उन्नयन में योग होता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में के योग होता है। इस प्रकार से प्रेरणा है बाल व्यवहार में परिवर्तन कर देता है, चरित्र निर्माण करता है और अवधान केंद्रीकरण में सहायक होता है, मानसिक विकास में योगदान देता है, रुचियों के विकास में सहायक होता है, अनुशासन की भावना लाता है, सामाजिक गुणों का विकास करता है, अधिगम उन्नयन में योग करता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में योग करता है। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट है आदतों के प्रकार, काइंड्स ऑफ हैबिट। जो बच्चे हैं उसमें अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया आदत एवं थकान। आदत, जो बच्चे के हैबिट है वह कितने प्रकार के हैबिट होती हैं। पहला यांत्रिक आदत, दूसरा मनोशारीरिक आदतें, तीसरा स्नायु तंत्र संबंधी आदतें, भाषा संबंधी आदतें, विचार संबंधी आदतें, भावना संबंधी आदतें और नैतिक आदतें। बच्चे में जो यांत्रिक आदतें मतलब उसके हाथ पैर, उसके यांत्रिक शरीर में इसके यांत्रिक क्रियाओं की वजह से जो आदतें होती है उसे यांत्रिक आदतें कहते हैं। जो मानसिक लेवल पे आदतें होती है उसे मनोशारीरिक आदतें कहते हैं। स्नायु तंत्र संबंधी आदतें होती है, भाषा संबंधी, कोई बच्चा कोई भाषा तोतला कर बोलता है उसे भाषा संबंधी आदतें कहते हैं, विचार संबंधी आदतें, भावना संबंधी आदतें और नैतिक आदतें। इस प्रकार नेक्स्ट है हमारा थकान के गुण। थकान, जो थकान है वह बच्चे को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसे देखते हैं। शारीरिक असक्षमता एवं दुर्बलता। जो थकान है बच्चों में शारीरिक असक्षमता लाता है, दुर्बलता लाता है, मानसिक असक्षमता लाता है, न्यूनतम एकाग्रता। थकान की वजह से बच्चे में न्यूनतम एकाग्रता में कमी होती है, न्यूनतम उत्पादन, स्मृति अधिगम। जो बच्चे की याद करने की क्षमता है वह कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन एवं क्रोध के समय चिड़चिड़ापन, बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसे क्रोध लगने स्टार्ट हो जाता है थकान की वजह से। अरुचि, उसमें रुचि खत्म होती जाती है, जड़ता मतलब किसी कार्य को करने के लिए आलस्य उसमें आती जाती है। इस प्रकार से जो थकान है बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं, उसमें शारीरिक क्षमता लाते हैं, मानसिक क्षमता लाते हैं, एकाग्रता में कमी करते हैं, अधिगम स्मृति अधिगम में कमी करते हैं, चिड़चिड़ापन ले आते हैं, अरुचि ले आते हैं और उसमें आलसी जड़ता ले आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, चलिए इस प्रकार से हमने सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसका आंसर करेंगे। उसके बाद में हम इसका आंसर करेंगे। पहला है, बालकों के व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों को उद्गम स्थल माना जाता है। जो बालक है उसके व्यवहारिक मूल प्रवृत्ति, व्यवहार से रिलेटेड जो मूल प्रवृत्ति है उसका उद्गम स्थल माना जाता है। ऑप्शन है इसमें, पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण को, तीसरा विद्यालय परिवेश को, चौथा मोहल्ले के परिवेश को। आप सभी को पता है कि जो हमारा मूल प्रवृत्ति है वह उसका उद्गम कहाँ से होता है। उसका उद्गम स्थल हमने देखा कि जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वह क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं। तो इस प्रकार से जो मूल प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल किसे मान सकते हैं हम, उसके वंशानुक्रम को मान सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का शारीरिक संगठन प्रभावित होता है। जो बालक है उसका शारीरिक संगठन किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन है वंश से, माता पिता से, सी है खान पान से, दादा दादी से। वंश से, माता पिता से, खान पान से, दादा दादी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंश से। जो बालक का शारीरिक प्रभाव है, शारीरिक संगठन है, वह उसके वंश पर प्रभावित होता है। माता पिता से भी उसके वंश में ही आते हैं, दादा दादी भी उसके वंश में ही आते हैं। आपने देखा होगा किसी पिता का जो किसी मोटे हुए इंसान का पुत्र जो है पतला होता है, यह तो उसके डायरेक्टली माता पिता से तो नहीं मिला, यह उसके पूर्वज और पूर्वजों से हो सकते हैं। इस प्रकार से जो बालक का शारीरिक संगठन है वह वंश से परिभाषित होता है, वंश से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न मनुष्य प्रजातियों में पाया जाने वाला विभेद परिणाम है। जो विभिन्न मनुष्य प्रजाति है उसमें पाया जाने वाला विभेद, जो बहुत सारे मनुष्य हैं उसमें जो विभेद पाए जाते हैं, मतलब यहाँ के मनुष्य अलग दिखते हैं, वहाँ के अलग दिखते हैं, तो उसमें विभेद किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन ए है वंशानुक्रम का, दूसरा है बी पर्यावरण का, सी है उपयुक्त दोनों का, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो मानवीय विभिन्नता दिखाई देती है वह वंशानुक्रम का भी परिणाम होता है और पर्यावरण का भी परिणाम होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों की मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है। जो बालक की मूल प्रवृत्तियां हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संवेगात्मक प्रवृत्तियां, ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां, जन्मजात प्रवृत्तियां, क्रियात्मक प्रवृत्तियां। जो बालकों की मूल प्रवृत्तियां होती है उसे हम क्या कहते हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकों की मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति है। जो एक अधिगम करता है, मतलब कोई सीख रहा है, तो उसे प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति उपाय क्या होना चाहिए। दंड, प्रशंसा, आलोचना, जुर्माना। अगर कोई लड़ना सीख रहा है तो उसे हम प्रेरित किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा करके। उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसे और सीखने, ज़्यादा जानने की प्रबल इच्छा प्रकट होगी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी प्रशंसा करके हम उसको उसे और प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आई होप आज आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम और शिक्षा टीचिंग एटीट्यूड पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।